सबसे बड़ा पर्व लोकतंत्र का है और लोकसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग चल रही थी वो संपन्न हो गई है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यदर्शनी और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अंतिम पलों में कतारों में लगे लोग कर सकेंगे वोटिंग। चुनावी मैदान में 5 सीटों के लिए 55 प्रत्याशी मैदान में हैं। ईवीएम मशीन में कैद प्रत्याशियों की किस्मत। कई बूथों में दिखी वोटर्स में नाराजगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ बूथों में वोट ही नहीं डाले गए हैं। 4 जून को नतीजे आने हैं। अब ये जो समीकरण बना है जहां पर कई गांवों ने वोट बहिष्कार किया है, कई जगहों पर कम वोटिंग हुई है, तो इसका क्या असर 4 जून को दिखेगा ये तभी पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति है कि संपन्न हो चुकी है वोटिंग और जो लोग कतारों में लगे हुए हैं वो लोग वोट कर सकते हैं। और चुनावी मैदान में 5 सीटों पर 55 कुल प्रत्याशी हैं और ईवीएम मशीन में आज प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। तो कई अब वोटर्स में नाराजगी भी देखने को मिली है। कई ऐसे गांव हैं जिन्होंने चुनाव बहिष्कार का मन बनाया और यहां पर चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि यहां पर समझाना बहुत मुश्किल हो गया था। कई प्रयास किए गए लेकिन वो अपनी मांगों पर टिके रहे। बिल्कुल दिव्या, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां वोटिंग जो है वो अब बंद हो चुकी है, लेकिन जो भी वोटर्स लाइन में लगे हुए हैं वो वोट कर सकते हैं। अंतिम पलों में कतारों में लगे हुए हैं वोटर्स। तो चुनावी मैदान में आपको बता दें, उत्तराखंड में 5 सीटों पर 55 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। अगर बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की, तो पिछले लोकसभा चुनाव में 53 प्रत्याशी मैदान में थे, तो वहीं इस साल 55 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। और वोटिंग्स जो हैं वो सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी और तमाम अपीलें यहाँ पर सीएम धामी ने करी, अनिल बलूनी ने करी। सभी की अपील यही थी सामने कि वोट कीजिए। और अब जो ये वोटिंग टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो भी लाइन में खड़े हैं अब वो वोट करेंगे। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सुजाता पॉल जी कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़ी हुई हैं, राजेंद्र बिजली राजनीतिक विश्लेषक है और हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि जी आपके पास आएंगे क्योंकि इस चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इस वक्त का अपडेट आपके पास क्या है और किस तरीके से आज पूरा दिन रहा वोटिंग के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर 3 बजे तक के अभी जो आंकड़े जारी हुए हैं, क्योंकि अब फाइनल पोल कितना हुआ है ये आना अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल जो समय था वो समय सीमा पूरी हो गई है। हालांकि कई बूथ ऐसे हैं जहां पर कि अभी लाइनें हैं, यानी कि जो लोग बूथ तक पहुंचे हैं और 5 बज गए, तो अभी वो अपना मत देते रहेंगे और ऐसा अभी आधे घंटे के करीब जो है और लगेगा, क्योंकि वहां पर जो भी लोग पहुंचे हैं उनसे पोलिंग कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर 3 बजे तक के आंकड़ों पर और एक ग्राफ पर अगर नजर डालें और उसको 2019 से अगर देखें तो 3 बजे तक 2019 के मुकाबले जो वोटिंग परसेंटेज है उत्तराखंड में वो कम हुई है। जबकि इस बार एक कोशिश थी कि वोटिंग परसेंटेज 75% तक की जाए। हालांकि जो आखिरी के जो 2 घंटे हैं उन 2 घंटों में पोलिंग क्या रही ये इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो 3 बजे तक था वो कम रहा, क्योंकि अगर पिछले कंपैरिजन में देखा जाए तो 2019 में 48.42% पोलिंग हुई और 2024 में अगर आज की हम बात करें तो 45.62% हुई, यानी कि करीब 3% कम वोटिंग हुई है 3 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे पास है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि जो कोशिशें थी वो कोशिशें पूरी होंगी। अभी तक फिलहाल ये लग रहा है कि जो एक टारगेट रखा गया था उस टारगेट तक पहुंचना तो अभी संभव नहीं लग पा रहा है, लेकिन लास्ट के 2 घंटों में निश्चित तौर पर जो तादाद है वो बड़ी होगी। क्योंकि अगर पहाड़ के इलाकों की बात करें तो जो वहाँ पर दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर हमने अक्सर देखा है कि जो महिलाएं अपना कामकाज निपटाकर शाम के वक्त में वोट देने वो पोलिंग बूथों पर पहुँचती हैं। वहाँ पर ये भी होता है कि दिन के वक्त पर अगर ज़्यादा चटक धूप है तो लोग शाम के वक्त में पहुँचते हैं, यानी कि जो मॉर्निंग वाली जो पोलिंग है और
शाम की जो पोलिंग है उसमें सीधे तौर पर अच्छा वोट प्रतिशत बढ़ता है, बीच में गर्मियां रहती हैं और इस वजह से कम होता है। अभी उत्तराखंड में कई जगहों पर मैदानी इलाकों में भी कुछ बारिश हुई छुटपुट, और पहाड़ में भी कुछ एक आध जगह से इस तरीके की बातें सामने आई हैं कि मौसम वहाँ पर खराब हुआ है, तो इससे भी थोड़ा सा पोलिंग बाधित हुई। लेकिन अब जो समय है वो पूरा हो गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कंक्लूजन यही है कि जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य के करीब पहुंचने की जो अभी गुंजाइश है वो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन फिर भी जितना पोल होगा वो स्पष्ट हो जाएंगी चीजें कि कितना प्रतिशत वोट होता है। और उस इसी वोट के के साथ बाद राजेंद्र बिष्ट का हम रुख करना चाहेंगे। राजेंद्र, जिस तरह से अब ये परसेंटेज जो सामने आ रही है वोटिंग की, किस तरह से देखते हैं इस परसेंटेज को, क्योंकि 2019 के कंपैरेटिव इस साल का अभी तक मतलब दिन के 3 बजे तक की जो भी परसेंटेज निकल के आई है वो कम जा रही है, किस तरह से देखते हैं इसको? सुप्रिया जी, अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं और परसेंटेज की बात करते हैं, 2019 से कंपैरिजन अगर करें, देखिए क्योंकि पिछली बार प्रत्याशी भी कम थे लेकिन वोटिंग परसेंट ज्यादा थी, इस बार जी सुप्रिया, मैं प्रत्याशियों की बात में इसका कोई असर मुझे तो नहीं दिखता। मुझे जो असर दिख रहा है उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहले अगर आप ये देखिए कि पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें जो वोटिंग परसेंटेज था वो सुबह जो है कम था, और इस बार सुबह में मॉर्निंग के टाइम पे करीबन 1.5% मतलब 1 बजे तक प्रतिशत ज़्यादा रहा है, 1.5%। लेकिन 3 बजे आने के बाद वो करीबन 3.5% गिर गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि जो है मतदाता जो है बूथों पे नहीं जा रहे हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हमारे पास सिर्फ जो टाइम है 3 बजे के बाद सिर्फ 2 घंटे और रह जाते हैं, 2 घंटे में अगर हम ये सोचते हैं अगर हम उनको 3 भागों में बांट कर चलें तो हम 55 से लेकर 58% से ऊपर ज़्यादा जो है परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज नहीं देख रहे हैं। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये था कि शादियों का सीजन है और काफ़ी लोग बिजी हैं शादियों में, तो एक इसका एक कारण है। दूसरा जो है मैदानी इलाकों में अगर आप पहाड़ में देखेंगे और मैदानों में देखेंगे, मैदान में वोट परसेंटेज ज़्यादा हुआ है, और पहाड़ों में जैसे अल्मोड़ा है, उत्तरकाशी है, उस जगह वोट परसेंटेज कम हुआ है। तो इससे क्लियर कट ये है कि गांव के लोगों ने मतलब वोट कम दिया है, और शहरों में जो है लोगों ने मत प्रतिशत जो है वोटिंग जो उन्होंने परसेंटेज ज़्यादा की है। इसके अलावा एक चीज़ अगर आप देखेंगे कि मैं भी काफ़ी बूथों पे गया हूँ और मैंने देखा है इस बार महिलाएं जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी और बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी इन कंपेरिजन टू यूथ और यंग लोगों से। तो ये कुछ चीज़ें बयां कर रही हैं कि इस तरह के इलेक्शन में ये किस तरह का जो है क्यों ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमें सोचने की बात होगी कि ये इसका क्या कारण है, और इसके मुझे जहाँ तक लगता है हो सकता है हम किसी तरीके से पिछले 2 जो चुनाव हुए हैं लोकसभा में, प्रत्याशी भी उन जगह वही प्रत्याशी हैं, वही लड़ रहे हैं जो पिछले 2 बार में एक साथ लड़े थे, तो लोग उदासीन हैं उन्हीं का चेहरा देख के। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि किसी तरीके से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं उनको एक पता है कि हमने क्या करना है और कौन जीत रहा है, उनके दिमाग में ये बात है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, प्रतिभाग नहीं लेना चाहते। तो ये कारण भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल, इस पे और आगे भी चर्चा करेंगे। सुजाता पॉल जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सुजाता जी, अभी तक जो आंकड़े हमने देखे हैं 3 बजे तक के, उससे क्या आप लोगों को उम्मीद नजर आ रही है, और क्या जो समीकरण बने हैं उसमें कांग्रेस का क्या टेक है, जिसमें कि चुनाव बहिष्कार भी कई जगहों पे देखने को मिले हैं? चुनाव बहिष्कार का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया जा रहा है, क्योंकि सरकार में तो वो हैं और पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या किया है और उत्तराखंड की जनता को क्या दिया है, उत्तराखंड की जनता जानती है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करेंट है। बहुत सारे लोग, आज मुझे इतनी हैरानी हो रही है, लोग मुझे अगर मैसेज जो कर रहे हैं उनको मैं आपको पढ़ के बताऊं तो आश्चर्यचकित करने वाले। कोई कह रहा है इस बार मैंने कांग्रेस को वोट दिया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखें। आवाज कट गई। एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे सुजाता जी आपसे। और दीपक रावत जी, बतौर विपक्ष जो अभी तक के आंकड़े हैं, क्योंकि आप लोग क्षेत्रीय दल हैं, आपने हमेशा कहा हम क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं, और अगर ये मुद्दे हावी हुए तो हम जीतेंगे, और कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज कम हुआ तो इम्पैक्ट करेगा बीजेपी को भी। निश्चित रूप से ये प्राय लेकिन लाइन कट गई है, ये देखा गया तो है। मैं आपको ये कह रही थी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये वोट है। अग्निवीर योजना के खिलाफ, अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में जो कुछ हुआ है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, इन सब चीजों को लेकर आज जनता इतनी परेशान हो चुकी है
कि जनता जानती है कि जो कुर्सी पर बैठा है उसे हटाना पड़ेगा। जैसा मैं आपको कह रही थी, हम्म। जो मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है वो लोग जो जागरूक हैं, जो कह रहे हैं कि अंधभक्ति का दौर भी खत्म होना चाहिए, और जो हार्डकोर वोटर है भाजपा का, वो बाहर नहीं निकल के आ रहा है। क्योंकि बार-बार मेरे को इतनी तकलीफ होती है सुनकर कि कहा जाता है महारानी, महारानी। अरे किस बात की महारानी भाई? आप कहिए माला राजलक्ष्मी शाह। बीजेपी वाले मात्र राजशाही को थोपना चाहते हैं, और श्री देव सुमन को एक श्रद्धांजलि होगी, जिनको उत्पीड़ित किया गया, जिनको यातनाएं दी गई इस राजशाही के द्वारा। और अगर वोट आज इनके खिलाफ जाता है तो मात्र इसलिए क्योंकि इनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, और ये कहती हैं कि हम तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मोदी जी सब कर रहे हैं। आप समझ रही हैं। ठीक है, आएंगे उस पर भी। दीपक जी प्लीज अपनी बात रखें। देखिए, निश्चित रूप से प्राय देखा गया है कि जब जब वोट परसेंटेज बढ़ा है तो जो सत्ता पक्ष होता है, सत्ता में चाहे कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस या कोई भी दल हो, उसको ही लोग चुनना पसंद करते हैं, दोबारा से रिपीट करना पसंद करते हैं। पर यदि किसी कारणवश परसेंटेज कम होता है तो उसका सीधा सीधा असर सत्ता पक्ष में पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर आज परसेंटेज कम हुआ है बनस्पत 2019 के, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही खतरे की घंटी है, और कहीं ना कहीं पर या तो उन्हें वोट कम पड़ेंगे या उनका खामियाजा उन्हें सीट गंवाने से करना पड़ेगा। ये तो हमें 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से इस बार 2024 के इलेक्शन में जब भी मैं आपके चैनल में आया हूं, मैंने एक चीज बोली है कि 2024 के इलेक्शन में उत्तराखंड क्रांति दल ने एक चीज जो करने में सफल हुआ, यह हुआ कि हमने यहाँ के स्थानीय मुद्दों को चर्चा पे लाए। स्थानीय मुद्दों को हमने चर्चा पे बनाने की कोशिश करी, और इसकी मजबूरी राष्ट्रीय पार्टियों की ये रही कि उनके जितने भी स्टार प्रचारक यहाँ पर आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस को हो, उन्हें ना चाहकर भी स्थानीय मुद्दों पे चर्चा करनी पड़ी। उनका भविष्य में निवारण करेंगे, ये आश्वासन जनता को देना पड़ा। और यही बहुत बड़ी जीत है हमारी कि हम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हो या रहा था जब भी यहाँ पर चुनाव हुए, जब से प्रदेश बना है, कि राष्ट्रीय मुद्दे इतने हावी हो जाते हैं कि स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं, और जो समस्याएं हैं वो जस की तस हैं। दिव्या जी, अगर इन समस्या को निवारण हो जाता तो आज जिन गांव, आप ही की रिपोर्ट के अनुसार जिन गांवों ने बहिष्कार का निर्णय लिया है, ये बहिष्कार का निर्णय वो नहीं लेते। ये कोई अच्छी बात नहीं, अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है कि जनता को बहिष्कार जैसा निर्णय लेना पड़ रहा है। पर यदि बहिष्कार जैसा निर्णय अगर जनता लेती है तो निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं पर उनके निवर्तमान सांसद थे या विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो, वो जनता की आवाज नहीं बन पा रहे हैं, जनता की जो मूल समस्या है उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज जब पूरा भारत, आज जहां जहां आज पोलिंग हो रही है, इस जो हमारा एक उत्सव है लोकतंत्र का, उसमें सब अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, और ऐसा कठोर निर्णय यहाँ की जनता को लेना पड़ रहा है, बहिष्कार करना पड़ रहा है। तो ये शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उन तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए जो उन जगहों से जनप्रतिनिधि बनते हैं और ढींग मारते हैं, अपने आप को वहां का विधायक बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत बोलते हैं या सांसद बोलते हैं। और आज जब सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान खुशियां मना रहा है कि आज लोकतंत्र 2024 का जो हमारा महापर्व है लोकतंत्र का, उसकी शुरुआत हो रही है, और हमारे जो देव प्रदेश है, जो हमारे देवभूमि है, उसकी 5 सीटों में इन चीजों में हो रहा है। और वहीं पर जब इस तरह की कोई खबरें आती हैं दिव्या जी, तो लगता है कि हम जो माइकों से, जो मंचों से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के हम लोग बोलते हैं अपनी पार्टी के बारे में या अपने नेता के बारे में या अपनी नीतियों के बारे में, लेकिन धरातल में वैसी वास्तविकता नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज उन गांवों में, जिन गांवों ने बहिष्कार का निर्णय लिया, वो ऐसा निर्णय नहीं लेते। ये निर्णय लेने पे वो मजबूर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पर जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार के निर्णय हैं, उनकी वजह से, और उनकी जो अनदेखी है गांवों की, उनकी अनदेखी की वजह से ये निर्णय लेना पड़ा। और ये शर्मनाक नहीं है। अगर ये निर्णय उन्होंने लिया है तो इसकी जिम्मेदारी जो सत्ता पक्ष को लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। राजेंद्र बिष्ट जी, आपका मैं यहाँ पे रुक करना चाहूंगी। आप इस तरह के, जिस तरह से भी ये खबर भी सामने आ रही है, बहिष्कार की ये बात है, चक्राता में 5 बूथों में बहिष्कार किया है ग्रामीणों ने, आप इस चीज को किस तरह से देखते हो? और ये कितना इम्पैक्ट सरकार पर पड़ेगा? क्या कुछ ड्रॉबैक्स है जो सरकार को यहाँ पे इसके फेस करने पड़ेंगे? देखिए सुप्रिया, अगर हम बात करते हैं कि जो बहिष्कार जो है गांवों ने किया है, तो अगर उन्हें बहिष्कार किया है तो इसका कुछ न कुछ बड़ा कारण हो सकता है कि वहाँ पे सड़कें नहीं है, पानी के लिए जो है, पीने के लिए पानी नहीं है, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहाँ पे नहीं है। इसीलिए जो है क्या कहते हैं, ग्रामीणों के पास एक ही जो है चारा रह जाता है कि वो जो है उसका बहिष्कार करें, कि लोगों तक, मतलब नेताओं तक, जो है सरकार तक बात पहुँचे और कुछ ना कुछ उनका भला करें। लेकिन अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप बात सोचते हैं तो इसके लिए सबसे बड़े जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जो दल हैं, मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी और
कांग्रेस, दोनों दल इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि दोनों ने बराबर जो है सत्ता में जो है रहे हैं उत्तराखंड में। और अगर आज 24 साल बाद इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, तो ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए वो चुने जाते हैं, जिसके लिए उनको सांसद या विधायक बनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत सदस्य बनाया जाता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वो काम करे। और आप ये देखिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, वो जो पैसा देते हैं, उन टैक्स पेयर का जो पैसा जो है इन गाँवों में के डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन ब्यूरोक्रेट्स की है, उन कर्मचारियों की हैं जिनके वो डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार की जितनी भी जो है स्कीम्स आती हैं वो को गाँवों तक पहुंचाएं। जिन लोगों के पास नहीं है वो सुविधाएं, उन सुविधाओं को पहुंचाएं। तो ये तो मुझे कहना पड़ता है कि ये तो एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम आप किसी को हम चूज़ करते हैं, हम उनका चुनाव करते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि ये पार्टियाँ जो भी हैं, उनको जो भी जीत के आती हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, और तभी लोकतंत्र में जो है विकास हो सकता है। विकास सिर्फ कहने से विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल। सुजाता जी, यहाँ पर आपका रुख इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर जब चुनाव बहिष्कार की बात कही गई तो जितने भी गांव हैं वहाँ पर आज़ादी के बाद से या तो सड़क नहीं पहुँची है, मूलभूत सुविधाओं से वो गांव वंचित हैं। तो ऐसे में अगर 70 सालों की बात की जाए तो फिर कांग्रेस पार्टी की भी सरकारें रही हैं, बेशक आज 10 साल से बीजेपी है, तो उसमें भी तो ड्रॉबैक कहीं ना कहीं कांग्रेस का रहा है। उसे कैसे देखती हैं? आपने कहा 70 साल हमारी सरकार रही है, नहीं, हम 52 साल रहे हैं सत्ता में। लेकिन इन 52 सालों में हमने शुरुआत वहां से करी थी जब इस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, और धीरे धीरे करके हम देश को आगे बढ़ा रहे थे। और हम चाहते थे कि हमारे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे भी हो जाएं। तो जिस गांव में सड़क नहीं जाती थी ना, वहां पर हमने एक स्कूल जरूर खोल दिया था और सड़क बनाने की प्रक्रिया भी शुरू करी थी। और जो सड़कें बन रही थी उनका रिपेयर का काम क्या भाजपा की सरकार ने किया? चलिए, हमें तो निकाल दिया, लेकिन भाजपा ने क्या किया? क्या हम नहीं जानते थे कि ये सारी असुविधाएं हैं? सरकार भी जानती थी और हम भी जूझ रहे थे। और आपको याद करा दूं कि केदारनाथ की आपदा आई थी और यही भाजपा थी जिन्होंने कहा था कि जब अगर कांग्रेस की सरकार है तो ये शुरू नहीं हो सकती यात्रा, और हमने 1 साल के अंदर यात्रा को शुरू करवा दिया था। हमारे सामने चैलेंज था। तो हम चैलेंजेस से नहीं डरते, डरने वाले जो हैं उनका नाम होता है भाजपा। और मुझे दुख है आज कि आज भाजपा का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं बैठा हुआ है, लेकिन जरूरी है ये समझना कि अगर सड़कें नहीं थी तो सड़कें बनाई जानी चाहिए थी। और जब हम इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं दिव्यदर्शिनी जी, तो मुझे बताइए कि सबसे पहले गांवों तक सड़कें जानी चाहिए ना, या बड़ी बड़ी सड़कें बनाकर आप पर्यावरण को ध्वस्त कर दे ताकि जो गांव में रह रहे हैं जहाँ सड़कें नहीं है वहां से भी लोग पलायन करके चली जाए। तो ये विफलता जो है इस सरकार की है, और ये केंद्र सरकार की सबसे बड़ा मैटर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तो सिलक्यारा टनल है, जिस नवयुगा कंपनी से इन्होंने 55 करोड़ रुपए लिया। इसका जवाब दे भाजपा। लेकिन सुजाता जी, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन आपसे ये है कि ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि विपक्ष कहीं है नहीं। क्या आप ये मानती हैं कि विपक्ष के तौर पर आप लोग कहीं कमजोर पड़ गए, जिसकी वजह से आप लोग बीजेपी से वो सब चीजें नहीं करवा पाए जो चीजें जनहित में थी या जिनके प्रति उनका ध्यान आकर्षित होना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति इनका प्रधानमंत्री कैंडिडेट बन के आया भाजपा का 2013 में, और केवल झूठ के पिटारे के साथ लोगों को भ्रमित करते हुए 2 करोड़ नौकरियां हर साल, मतलब 20 करोड़ नौकरियां देंगे, हम गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाल रहा है, सब डेटा इनका है। और 80 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीब बना दिया, उनको 5 किलो राशन में समेट के रख दिया। लेकिन जब आप विपक्ष की बात करती है ना, तो जो 2013-14 के पहले किसी के मुंह पे पट्टी नहीं बांधी थी, हर व्यक्ति आवाज उठा सकता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हर व्यक्ति को जहरीला बनाने की फिराक बना रखी है। जहरीला बनाने के लिए जिस तरह के फॉरवर्ड जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में किस तरह की बातें घुसाई जाती हैं, वो आप और मैं देख रहे हैं, ये हमसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ऐसे माहौल में जब मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी आवाज को नहीं उठाता, जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, और कैसा प्रधानमंत्री बनाया है भाई भारतीय जनता पार्टी वालों ने, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए कहता है कि भाई ये मैंने ही दिया। अरे पहले डेटा नहीं दे रहे थे, और अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डेटा आ गया तो कह रहे मैंने दिया। मतलब अहंकार की पराकाष्ठा है। और इसी कारण से
आज जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है। विपक्ष जो है वो आवाज उठाता है, जनता के बीच में रहता है, मगर जितनी मैनिपुलेशंस हो सकती है भाजपा के द्वारा वो होती है। आपने तो देखा है अनिल बलूनी जी अपनी बीमारी का गाना गा रहे हैं। भाई वो आप चुनाव लड़ रहे हैं अपनी बीमारी के बेस पे या आप चुनाव लड़ रहे हैं जनता के मुद्दों पर? और उधर महेंद्र भट्ट जी तो रोने ही लगते हैं, बेड़ियों वोट दे दो इसको। अरे किस लिए, क्या तकलीफ हो गई भाई? आपके नाम पे वोट इनको दे दिया जाए और ये कार्य कुछ ना करे, और आप क्या कर रहे हैं भाई? अगर डबल इंजन की सरकार है, हमने सोचा एक इंजन फेल होगा तो दूसरा इंजन चालू हो जाएगा, दोनों इंजन साथ में नहीं चलते। ये भी भ्रम जाल में फंसाने की बात थी। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या जो भाजपा की सरकार है जिसको दूसरे टर्म के लिए चुना है जनता ने, वो सारे कार्य कर रही है? सोना कहाँ गया? 230 किलो केदारनाथ का जवाब है इनके पास। चोर बाजारी करेगी तो जो चोर होता है वो हर रास्ता ढूंढेगा। सुजाता जी आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर बड़ी खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कई जिलों में ग्रामीणों ने वोट देने से इनकार कर दिया है। प्रदेश में 5000 से ज्यादा मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने से नाराज हैं लोग। उत्तराखंड में कई जगहों पर लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव का बहिष्कार किया गया है, ग्रामीणों ने वोट देने से इनकार कर दिया है। और इसी खबर के साथ रवि जी आपका रुख मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, इससे पहले चलिए आज चुनाव से पहले अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें, तमाम प्रचार प्रसार तमाम पार्टियों की तरफ से हो रहा था, लेकिन आज जो ये तस्वीरें निकल के आ रही है बहिष्कार की, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए एक लोकतंत्र के महापर्व में हमेशा कोशिश रहती है कि तमाम जो लोग हैं वो इसमें ज़रूर प्रतिभाग करें और अपने मत का प्रयोग करें। लेकिन उत्तराखंड में ये जो आंकड़ा अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया वाकई में चौंकाने वाला है। ये 5000 के करीब वो लोग हैं जो सुविधाएं न मिलने से नाराज़ हैं, जो जिनके साथ वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, उनसे नाराज़ हैं। और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कि बहुत ख़राब है कि जहाँ पर लोगों ने अपने मत का ही प्रयोग नहीं किया, इतनी नाराज़गी है। और इसका मतलब ये है कि उन्हें किसी पर भी विश्वास नहीं है, किसी भी पार्टी पर, या अगर उन्हें किसी पर विश्वास होता तो वो अपना विकल्प ज़रूर चुनते। ऐसे में जहाँ पर चक्राता से भी एक बात आई थी कि 12 गांव ने यहाँ पर 12 गांव ने वोट बहिष्कार कर दिया, तो ये एक असफलता है कि जिस हिसाब से इस वक्त ये कोशिश की जा रही थी कि वह मत प्रतिशत बढ़ाया जा सके, बड़ी असफलता के तौर पर देखा जा सकता है। और मौजूदा सरकारों से या इससे पूर्व में, क्योंकि यहाँ पर भाजपा कांग्रेस की ही सरकारें रही, उनसे जो उनकी उम्मीदें थी उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए और ये नाराज़गी है। उत्तरकाशी से एक खबर अभी हमने दिखाई थी जिसमें जो बूथ है वहाँ पर पहले बहिष्कार किया गया। जब उनसे वजह पूछी गई तो वो नगर पालिका में नहीं जाना चाहते थे। उनका ये कहना है कि हमें नगर पालिका नहीं चाहिए, हम ग्राम पंचायत ही चाहिए। यानी कि नगर पालिका जब भी कहीं पर बनती है तो डेवलपमेंट हुआ उसको माना जाता है, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद वहाँ पर कुछ चीज़ों की उन लोगों को दिक्कतें आई हों, लेकिन उनको समझाने की या फिर जो भी चीज़ें थी वो प्रयास शायद नहीं किया गया, इस वजह से वहाँ पर चुनाव बहिष्कार हुआ। और इस बार ऐसी तमाम जगहों से आई। इससे पहले भी, चुनाव से पहले भी हमने तमाम जगह से ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई हैं जिसमें रोड नहीं तो वोट नहीं, यहाँ कहीं पर पानी की समस्याएं, और ये तमाम समस्याएं थी जहाँ पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। बहुत सारी जगह तो सफलता रही कि वहाँ के जो प्रशासन है उनके द्वारा लोगों को मनाया गया, उनको आश्वासन दिया गया होगा। लेकिन फिर भी जो 5000 के करीब एक आबादी बताई जा रही है जो नाराज़ वाली आबादी है कि जो वोट देना चाहते थे लेकिन उन्होंने बहिष्कार कर दिया, तो ये अपने आप में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, उत्तराखंड के लिए अच्छा नहीं है। और अब ये देखना होगा कि अब जब थोड़ी देर में जो स्पष्ट जो फाइनल पोल आएगा कि उसमें कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। और क्योंकि हमारे राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर मौजूद हैं, वो ये बता रहे हैं कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, उन चीज़ों का आकलन यहाँ पर हो ही रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो उत्तराखंड में जब सुबह से पोलिंग शुरू हुई तो शुरुआती दौर अगर हम देखें तो 10 बजे तक 2019 के जो चुनाव थे, 2019 के जो पोलिंग था उसमें हम आगे चल रहे थे। लेकिन जब 1 बजे तक भी हम आगे थे, लेकिन जब 3 बजे वाला जब आंकड़ा हमारे पास आया तो उसमें हम
3% से ऊपर पीछे हो गए। तो ऐसे में अब ये देखना है कि फाइनल पोल क्या आता है और उसके किस तरीके के राजनीतिक समीकरण उत्तराखंड की इन 5 सीटों पर बैठते हैं। बिल्कुल दीपक रावत जी, यहाँ पर 24 साल हो गए इस प्रदेश को बने हुए। आज भी जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत कहते हैं, लेकिन आज हमारा उत्तराखंड विकसित छोड़िए मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। यही वजह है कि 5000 से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान ही नहीं करा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि आप लोग अपनी बातें नहीं पहुंचा पाए या जनहित के मुद्दे उस तरह से उठा नहीं पाए कि जनता को किसी पर विश्वास नहीं। दिव्य दर्शनी जी, ये अच्छा होता कि आज भारतीय जनता पार्टी के भी कोई बैठे होते तो वो इन सवालों का उनका सामना करना पड़ता। और देखिए, ये विडंबना ही तो है कि 24 साल इस प्रदेश को बने हुए हो गए और हम बार बार कहते आए हैं कि आज भी हम उन्हीं मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में जब ये प्रदेशाई क्षेत्र था तो उसके लिए लड़ रहे थे। जब ये वो कारण कौन से थे जिन कारणों से ये उत्तराखंड बना, आज भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता आते हैं, नेता आते हैं, ये अपने चौमुखी विकास के लिए ऑल वेदर रोड के लिए बात करते हैं, नीतिमाणा के गांव तो को प्रथम गांव बता देते हैं। लेकिन वहीं आज जो निर्णय लिए गए, चाहे आप उत्तरकाशी की घटना बता रहे हैं, चाहे आप चक्रता की घटना बता रहे हैं, चाहे आप लमगांव की घटना बता रहे हैं, टिहरी के लमगांव की घटना बता रहे हैं, ये सारे जो गांव हैं, ये जो आज उन्होंने जो बहिष्कार का इतना ये जो निर्णय लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा निर्णय नहीं माना जाएगा, स्वस्थ परंपरा अगर उसकी लोकतंत्र की हो, पर इन्होंने जो निर्णय लिया, क्या कारण रहे कि उनको ये निर्णय लेने पड़े? ये निर्णय लेने के लिए क्यों विवश करना पड़ा? तो कहीं ना कहीं पर ये निर्णय जो हमारे शासन प्रशासन है, जो नेता हैं, जो वहाँ के प्रतिनिधि बनते हैं, उनको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सही समय पर अगर उनके साथ बात की जाती, रातों रात तो खड़ी नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि रातों रात उन्होंने निर्णय लिया हो। मैं सबसे बड़ा इनका सूचना तंत्र कहाँ गया? जो प्रदेश का सूचना तंत्र है, सूचना तंत्र फेल हुआ है। क्या सूचना तंत्र फेल हुआ, ये वो नहीं पता कर पाया कि इस गांव में ये लोग बहिष्कार करने के लिए हैं। और अगर सूचना तंत्र को जानकारी थी तो क्या प्रशासन ने वो जानकारी में त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्यों नहीं समय पे उनको आईएएस और जो डीएम हो, एसडीएम हो या जो भी हो, उनको वहां क्यों नहीं भेजा गया? या जनप्रतिनिधि की अगर जरूरत हो तो जनप्रतिनिधि को उन गाँव में क्यों नहीं भेजा गया? ये एक तरीके से टोटल फेलियर है। खुफिया तंत्र से लेकर राजनीतिक तंत्र से लेकर जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, इनका टोटल फेलियर है ये कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब पूरा भारत इस महोत्सव, इस जो लोकतंत्र का महोत्सव है चुनाव का, इसमें अपनी भागीदारी निभाना चाह रहा हो, इसमें अपने आप को सम्मिलित करना चाह रहा हो, वहां पर पहाड़ के लोगों को, सीधे साधे मेरे पहाड़ के लोगों को ये ऐसा कठोर निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम जब तक हमें मूल सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो हम चुनाव में नहीं जाएंगे। इस तरह के निर्णय लेने पे उनको विवश किया गया है। यहाँ की जो राजनीति है उसने विवश किया है, और जो केंद्र की राजनीति है, जो यहाँ के जो राष्ट्रीय मुद्दों को यहाँ पर थोपती है और स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं, उसी का ही ये परिणाम है कि आज इस तरह के निर्णय यहाँ की एक भोली भाली जनता को लेना पड़ रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर सुजाता जी, आपका रुख इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि चक्राता के 12 गांव ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव बहिष्कार किया है, और अगर चक्राता की बात की जाए तो प्रीतम सिंह यहाँ से विधायक हैं। तो क्या ये माने कि आपके पार्टी के विधायक भी उन लोगों को समझाने में नाकाम रहे हैं या उनकी समस्या को आगे पहुंचाने में नाकाम रहे हैं? देखिए, जहां तक चक्राता की बात है, इस बात को समझ लीजिए कि अगर विधायक कांग्रेस के हैं तो सरकार भाजपा की है, और अगर हमारे विधायक को काम करने के लिए जो वहां पर जो भी जो डिमांड्स उनकी होती हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है, तो ये वोट बहिष्कार वो लोग कर रहे हैं जो भाजपा के वोटर है, कांग्रेस का वोटर नहीं कर रहा है। और मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि जो भाजपा के वोटर है वो भी आज अपना वोट कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। आपको और मुझको पता नहीं, ये तो एक सीक्रेट मताधिकार होता है, इसलिए कितने तो ऐसे लोग होंगे जो भाजपा के ही कांग्रेस को वोट देते होंगे आज, तो ये बात भी समझ लीजिए। लेकिन मैं एक बहुत जरूरी बात यहाँ पे ये है कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश में हर जगह पर वोट चुनाव का बहिष्कार हो रहा है। हम जानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के वोटर हैं उन्होंने बहिष्कार किया। आपको मालूम है, एक पूर्व विधायक है देवबंद से, और उनका नाम कोई महिला है श्रीमती पुंडीर जी, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है गुजरातियों की जेल से आजाद होने के लिए, और राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ जी और उन्होंने 2-3 और लोगों के नाम लिए हैं, उनके सम्मान की खातिर वो आज वोट कर रही है। तो गुजराती कौन है आप बताइए, जिनके बारे में हम भी बात करते हैं, वो भी गुजरातियों की बात कर रही है। तो बात ये है कि आज
इतनी त्रस्त हो गई है जनता कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा मैं आपको नागालैंड की बात बताती हूँ। पिछले चुनावों के दौरान मैं वहां पे थी, वहां के लोगों ने मुझे बताया इस बार कि जो ईस्टर्न नागालैंड के लोग हैं उन्होंने वोट बहिष्कार करने का, चुनाव बहिष्कार करने का इरादा बनाया है और चुनाव बहिष्कार हुए हैं। और चुनाव आयोग वहां पे लेटर इशू कर रहा है कि भैया जिसने भी ये कॉल किया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पूरे देश में जो चीज हो रही है, आप क्योंकि चुनावों को प्रभावित नहीं कर पा रहे, आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और आपसे कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आज, तो आप बैकफुट पे हैं। लेकिन सुजाता जनता जी दुखी हो चुकी है मोदी जी से। लेकिन इसी जो आपने जवाब दिया, ठीक है, वो बात सही है कि बीजेपी केंद्र में है और आपके विधायक हैं, लेकिन अगर हम वोटर्स डिफाइन ना करें, अगर जनता को एज नॉर्मल जनता, बीजेपी के वोटर, कांग्रेस के वोटर सेपरेट रखें, पर एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर क्या ये समस्या उठाई नहीं जानी चाहिए थी? क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है मैडम, और प्रीतम सिंह कई बार के विधायक वहां से रह चुके हैं। इतने बार जनता ने अगर उन पर विश्वास जताया तो कुछ तो होगा प्रीतम सिंह में, उसके बावजूद भी ये हाल है 12 गाँव का बहिष्कार। और जिस तरह से सुजाता जी, अभी दीपक जी ने भी बोला, सूचना तंत्र की भी उन्होंने यहाँ पर बात रखी, तो इससे भी तो बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर साफ हो सकती हैं। तो सूचना तंत्र को तो कोई खबर नहीं रहती, क्योंकि कभी हल्द्वानी में वायलेंस हो जाता है, कभी पुरोला में वायलेंस हो जाता है, 2018 में कंसाली में वायलेंस हो गया, कभी विकासनगर में हो जाता है, जो पहले कभी उत्तराखंड में हुआ नहीं, क्योंकि एक पेड विधायक को जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाकर सर पर थोपा गया है हमारे मोदी जी के द्वारा, और मोदी जी से इसीलिए परेशान है जनता। आप कैसी बातें कर रही हैं भाई? वोट तो भाजपा को भी मिलते हैं ना प्रीतम सिंह जी के क्षेत्र से, और वो वोटर आज प्रीतम सिंह जी जाए उनको समझाने की तुम वोट करो, काहे भाई? अगर समझाना ही था तो वो भाजपा के नेता को जाके समझाना चाहिए था। वहां के जो मुन्ना सिंह चौहान है, मधु चौहान है, और वो क्या है, नौटियाल जी, श्याम शरण नौटियाल जी, राम शरण नौटियाल जी, वो जाते समझाते। ये हमने को ठेका ले रखा है उनके कोर वोटर का कि वो वोट करें या ना करें। हम तो चाहेंगे कि सब कोई वोट करे, और हम तो चाहेंगे कि सब हमको वोट करें। हम काहे चाहेंगे भाई कि भाजपा का वोटर जो है वो जाकर भाजपा को वोट दे, अगर वो नाराज है खास करके तो। ठीक है, यहाँ पे राजेंद्र बिष्ट जी, ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि चाहे वोटर कोई भी हो, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन कमी दोनों ही पार्टियों में रही है कि आज जनता ये कहते हैं कि हम किसी के साथ नहीं हैं। दूसरी बात ये कि शायद चुनाव आयोग इसमें भी कहीं लैग करता है कि एक बटन होता है नोटा का, उसको भी आप दबा सकते हैं। चुनाव बहिष्कार कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको कोई नहीं पसंद तो आप नोटा दबा दीजिए, वो भी ऑप्शन है, पर वो भी नहीं किया गया। दिव्या जी बिल्कुल सही बात कह रही हैं, और आपने सही बात पकड़ी है कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है नोटा का, और जिसमें हम अपना गुस्सा या हम उनके अगेंस्ट के जितने भी प्रत्याशी हैं, हम किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं, और वो नोटा में आता है। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि जहाँ पे नोटा का मतलब नोटा का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहा है। ऐसा भी एक दो जगह वाकया आया था, और यहाँ तक बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आप ये देखें कि जो चक्रोता का क्षेत्र है उसमें जो वोटिंग परसेंटेज आप कांग्रेस का देखें सबसे ज़्यादा है, और प्रीतम सिंह वहाँ के एक छत्र जिसे कहते हैं वहाँ के नेता हैं, और सिर्फ उस क्षेत्र के नहीं, वो पूरे उत्तराखंड, इवन जो है अगर आप देखें कि वो राष्ट्रीय स्तर तक के नेता हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है वो 2-4 प्रदेशों का भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम वही बात कहना चाह रहे हैं कि जो भी राजनेता है, जो भी नेता हैं, और चाहे वो किसी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, यूकेडी का है, ये उनकी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज के समय में नेता लोग जब चुन के आते हैं, उससे पहले वोट मांगने आते हैं, और उसके बाद अपनी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। तो ये बड़ा दुखद है, आप समझ लीजिए डेमोक्रेसी के लिए ये सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक बात ये है कि वहाँ पे एक गांव को बहिष्कार होता तो हम मान लेते हैं, लेकिन वहाँ पे 12 गांवों ने अगर बहिष्कार किया है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है पूरे उस पे। मैं सिर्फ एक किसी बात में बात नहीं कहना चाहता हूँ। और जहाँ तक बात यूकेडी की बात भी है, यूकेडी कह रही है कि नहीं सब उन्होंने दोनों दलों ने किया है। मैं कहता हूँ कि एज अ विपक्ष में यूकेडी अपने आप में जो है क्योंकि एक क्षेत्रीय पार्टी और मुद्दे उठाती है, तो उनको जो है वहाँ पे मुद्दा उठाना चाहिए, इस बात का उनको एडवांटेज लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से
यूकेडी भी इसमें विफल रही है। तो ये सारी जो बातें हैं, इस बात में हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है जो हमारा विज़न है, जो हमारे काम करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, और जो जब सरकार बनती है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या चीज़ है, उसको जो है कहीं ना कहीं वो जो है उसको आंकलन नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें जो है विफलता जो है इन नेताओं की है, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो है ये सब बातें जो है छोड़ देते राजेंद्र जी, हैं। एक चीज यहाँ पर मैं समझना चाहूंगी, जिस तरह से बहिष्कार की जो बातें आ रही है, आप देखिए मेनली पहाड़ी एरिया में है। उत्तरकाशी की अगर हम बात करें, चक्राता की अगर हम बात करें, ये जो बहिष्कार है ये सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में ही है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो जितने उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार करवाए, कहीं ना कहीं वो वहां पर लैक हो गई हैं, अपनी चीजें वो वहां तक नहीं पहुंचा पाई हैं। नहीं, देखिए, अगर आप बात करते हैं पहाड़ में क्यों ऐसा हुआ है और हाँ। किस तरह हुआ है, इसका एक कारण आप देखिए कि देखिए जो राजनीति है, राजनीति सिर्फ जो है वोटों पे सिमट के आ गई है कि किस तरह से हमने कुर्सी के लिए वोट कैप्चर करने। अगर उनको ये लगता है कि देहरादून में जो है परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा है, यहाँ पे हमारे फॉलोअर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे वो ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे। अगर वो कहते हैं कि हम अगर वोट नहीं देंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये राजनीति में सबसे बड़ी जो खराब चीज़ है कि वो जानते हैं कि हमें फ़ायदा कौन से होने वाला है, हम आपके फ़ायदे के लिए नहीं हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए। तो ये चीज़ें जो है क्या कहते हैं राजनीति में, ये इसका मुख्य कारण है। और ये कहीं ना कहीं जो है उन लोगों को, जो भी मतलब गाँव के लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं इन्होंने साइड लाइन किया नेताओं ने। वो इसी का जो है एक रिप्रिकॉशन आपको देखने को मिल रहा है। दीपक जी, आप कुछ बोलना चाहें? दिव्या जी, जो आपने प्रश्न किया था राजेंद्र जी से, उसका एक दूसरा एक कोण भी है जिसको आप समझने की कोशिश करिए। नोटा शब्द, अगर नोटा में कोई व्यक्ति आके बटन दबाता है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा, वो काउंट किया जाएगा। लेकिन उसने नोटा क्यों दबाया ये कैसे पता चलेगा? ये वो कहां से लिख के देगा? मुझे इस पूरे लोकतंत्र की परिभाषा में समझाइए कि मैंने अगर नोटा बटन दबाया तो मेरे अंदर क्या है जो मुझे नोटा बटन दबाने के लिए विवश कर रहा है। ये तो कहीं साबित नहीं हो रहा। कहीं अगर ऐसा हो कि नोटा कहीं पर अगर नोटा ज्यादा दबा हो, क्या हमारे जो प्रशासन है कभी उसने सूद ली उस गांव की या उस इलाके की, जहां नोटा बताओ कि भाई आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया, क्या कारण है? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। तो ये जो व्यवस्था ली गई है, इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है दूर हटके कि हम नोटा वाला, हम इस आपकी जो ये चुनावी व्यवस्था है, हम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन और हमारा कारण भी स्पष्ट करा। दीपक क्योंकि रावत जी, तो अब मैं देखिए, एग्जाम्पलरी कोट यही करती है। हूँ, मैं एग्जाम्पलरी कोट करती हूँ। इससे पहले हमने बागेश्वर उपचुनाव बिल्कुल। देखा और वहां पर हमारी जब वोटिंग परसेंटेज आई, किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिला, तो उसमें नोटा का परसेंट यूकेडी से ऊपर ज्यादा था। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं वो काउंट हुआ ना, वो आया और आप लोगों को पता चला कि हमारी पार्टी को वोट देने से अच्छा लोगों ने किसी नोटा को वोट दिया। बिल्कुल। अब चलिए मान लीजिए हमारे, अगर देखिए एक समस्या रखिए, अगर उसे यूकेडी को पसंद नहीं है, मान लीजिए मैं अपने दल पे ही एग्जांपल लूंगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी को दे देगा, कांग्रेस को दे देगा। क्लियर है? लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं दे रहा है, कांग्रेस को भी नहीं दे रहा है, यूकेडी को नहीं दे रहा है, एक नोटा अलग जा रहा है, तो वो क्या दर्शाता है? वो प्रश्न चिन्ह फिर हम पे नहीं कर रहा, वो प्रश्न चिन्ह सत्ता पक्ष में भी कर रहा है, जो वर्तमान में वहां हो, निवर्तमान में वहां रहा हो, वो प्रश्न चिन्ह उनका है। यानी कि यूकेडी सत्ता में नहीं है, सिस्टम पे क्वेश्चन, सिस्टम में क्वेश्चन मार्क है। पॉलिटिकल तो अब- सिस्टम पे क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन मार्क पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में कर रहा है वो यूकेडी को नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो यूकेडी को पसंद कर ही नहीं रहा ना। अगर यूकेडी को पसंद कर रहा होता तो यूकेडी के उसमें वोट डालता। तो वो सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं या वहां के जो सांसद है या जनप्रतिनिधि हैं, उन पे कर रहा है। अब आप सवाल ये नहीं है, अब उसके पास कौन से प्रशासन का आदमी गया ये पूछने के लिए कि उस पर्टिकुलर गांव के कितने लोग, क्यों आप लोगों ने नोटा दबाया, कैसी व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो अगर जब आप पूछेंगे नहीं जनता के पास, यहां तो सांसद तब नहीं जा रहे हैं जब वो उनको जाना चाहिए, तो वो तब जाएंगे जब उनका बहिष्कार होगा, तब जाएंगे। और आप निश्चित रखिए ये बदले की राजनीति स्टार्ट हुई है इस प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में। कल के डेट में सुजाता पॉल जी का बिल्कुल सही कहना है, कल के डेट में उस आदमी को ढूंढा जाएगा जिसने सबसे पहले कॉल करी बहिष्कार की, उस आदमी को विक्टिम बनाया जाएगा, उसके ऊपर केस किया जाएगा। तो आप ये देखिए ना, वो तो अपनी बात कहने का एक तरीका है, सही तरीका नहीं है। हम बहिष्कार के उनके इस तरीके का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जब उनकी मजबूरी है, जब व्यवस्था आपने ऐसी नहीं बना रखी है, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं, उनकी बात कोई समझेगा नहीं, तो उनके पास ये निर्णय लेना पड़ेगा। अब वो जब बहिष्कार कर चुके हैं, उनको चुनावी व्यवस्था से अपने आप को अलग कर चुके हैं, तो वो कह भी रहे हैं क्योंकि हमारे जो कारण है, जो हमारी समस्याएं हैं, वो अब तक उन समस्याओं को निवारण नहीं हो पाया। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि नोटा का बटन दबाने से बढ़िया उन्होंने
इस तरीके का एक निर्णय लिया जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो हमारे यहाँ पर राज्य में शासन करने वाली धाकड़ धामी की बात करने वाली लोग, जो उनके प्रवक्ता हैं, नेतागण हैं, या स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनको निर्णय लेना है कि ऐसी स्थिति में आज ये प्रदेश क्यों आया, वहां के लोगों ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। लेकिन मैं आज आपके चैनल में बोल रहा हूं, कुछ नहीं होगा। इस प्रदेश में अगर होना होता तो 24 साल पहले हो चुका होता। उन समस्याओं का आज भी हम उन्हीं समस्याओं की बात कर रहे हैं दिव्या जी, जिन समस्याओं को 24 साल पहले इस प्रदेश के बनने से पहले हम उत्तर प्रदेश के मांगते थे, और आज भी उन्हीं समस्याओं में जूझे हुए हैं। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे यहाँ पर ये समझना चाहेंगे जो ये नोटा बटन है वो कितना सही है उसको ऑप्ट करना, क्योंकि परसेंटेज तो जाहिर सी बात है, वोटिंग परसेंटेज तो इंक्रीज होगी, लेकिन वो जो बाकी जिस वजह से वो बहिष्कार किया गया वो पॉइंट्स खुलकर सामने नहीं आएंगे। कितना सही है? नहीं देखिए, जो नोटा के बारे में जो इलेक्शन कमीशन ने या जो भी मतलब निर्णय लिया गया, जो भी ये डिसीजन कि नोटा का बटन क्यों होना चाहिए, उसका मेन रीज़न ये था कि अगर आप ये समझते हैं प्रजातंत्र में, आपको ये लगता है कि किस तरह से जो है मतलब अगर हम किसी भी लोगों को वोट नहीं देना चाहते हैं तो ये हमारा विरोध है, और हम इसको जो है हम विरोध को एक जो है डेमोक्रेटिक वे से बताना चाहते हैं, ये उसका हुआ। लेकिन अब जैसे दीपक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उसका कारण क्या है, वो कारण उसमें नहीं मिलता नोटा में, या तो कोई ऑप्शन हो उसमें कि नोटा 1, नोटा 2, नोटा 3, लेकिन वो ऑप्शन तो है नहीं उसमें सिर्फ यही लगता है कि इतने लोगों ने वोट नहीं दिया तो उनको कहीं ना कहीं गुस्सा है जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में, या जितने कैंडिडेट उनके अगेंस्ट है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज भी ये भी है कि जो कभी कभी क्या ईवीएम में देखो आप, क्या होता है कि ईवीएम में कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होता, क्योंकि आप एक वोट अगर आपने दबा दिया तो दोबारा आप नहीं दबा सकते उसको। तो कभी कभी क्या होता है कि नोटा में गलती से भी जो है नोटा में भी कभी कभी जो है बटन लोग दबा देते हैं, उनकी इतना उनको नॉलेज नहीं होता। तो ये भी हम कहीं ये चीज़ें बात के आई कि नहीं वो देना चाहते हैं लेकिन उनको लास्ट में लगा, उन्होंने देखा नहीं और उन्होंने जो है नोटा दबा दिया, तो उस वजह से बढ़ता। बट एक्चुअली क्या है कि ये जो क्वेश्चन है कि जब कोई भी आदमी नोटा दबाता है तो उस वहाँ के प्रतिनिधि या इलेक्शन कमीशन को, या वो ये डायरेक्ट करे या कोर्ट ये डायरेक्ट करे, भाई उन्होंने नोटा, अगर उन लोगों ने इस गांव में अगर 200 लोग हैं, 200 में से 100 लोगों ने नोटा का जो बटन दबाया है, दैट मीन्स ये किसी ने किसी रेफरेंस में दबाया, किसी ने किसी कारण दबाया, तो उस कारण को तो ढूंढिए, उस कारण का कोई सॉल्यूशन तो दीजिए, उनसे बात कीजिए, बट ऐसा होता नहीं है। सुजाता पॉल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, ये वाला तर्क ना बिल्कुल काम नहीं आएगा, क्योंकि जो तर्क यूकेडी के प्रवक्ता ने दिया वही सही है। और लोग जो आज वोट नहीं दे रहे हैं वो भाजपा का कोर वोटर है। वो कह रहा है कि हम आपका वोटिंग परसेंटेज तो दिखाने वाले हैं नहीं, हम वोट नहीं देंगे। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि नागालैंड के ईस्ट के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में वोट ही नहीं डाला गया, एक व्यक्ति ने वोट नहीं डाला। कौन जिम्मेदार है? वहां पे एनडीपीपी और भाजपा की साझी सरकार है भाई राज्य में, और केंद्र में तो है ही भाजपा की सरकार। तो ये जिम्मेदारी तो भाजपा की होनी चाहिए थी ना। इतना बड़ा तंत्र है, कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में सड़कों का जाल बुन दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं किया इन्होंने। और इसी का विरोध करते हुए ईएनपीओ ने ये डिसाइड किया कि हम वोट नहीं डालेंगे। और 6 डिस्ट्रिक्ट्स में आप सोच के देखिए, बाहर नहीं निकल के आए, एक कैंडिडेट है पूरे नागालैंड के लिए, एक सीट है, तो पूरे एक सीट के लिए जो 6 डिस्ट्रिक्ट अगर बॉयकॉट कर रहे हैं तो ये भाजपा की सरकार के खिलाफ वोट है। और वोटिंग परसेंटेज को बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। और जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं वो सीधा मैसेज दे रहे हैं कि वो भाजपा का कोर वोटर होगा तो वो वोट नहीं देगा अगर जबरदस्ती तुमने करवाना है तो। अच्छा, आप नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल दे रही हैं सुजाता जी, लेकिन बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व की माने तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में जितना नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया, उतने सारे प्रधानमंत्रियों को मिला के भी मतलब वो एक उनका अकेले के दौरे हैं। आप मुझे बताइए कि एक बंदा होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और 4-5 एक्टर आते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किरदार निभा जाते हैं, लेकिन क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं? तो 72 बार गए तो ये नागालैंड ही है। और नागालैंड में चुनावों के समय जाने की इनके अंदर
हिम्मत ही नहीं है। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड में कैंडिडेट खड़े करने की इनके अंदर ताकत ही नहीं है। और सड़क मैंने देखी है, स्कूल में बच्चे होते हैं, टीचर नहीं होते, और कभी तो बच्चे भी नहीं आते मंडे के दिन। और अगर आप सड़क पे चलते तो एक हाईवे बना दिया जाता है असम के हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए कोहिमा तक, और उस हाईवे से आप इधर उतर जाइए, सड़क ही नहीं। तो झूठ बोलने में टैक्स या जीएसटी नहीं लगती, मोदी जी झूठे हैं। ठीक है, रवि केंतुरा जी यहाँ पर आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा जब चुनाव प्रचार हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कैंपेनिंग का हिस्सा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नए वोटर्स को जागरूक करें, नए मतदाताओं को जोड़ें, किस तरीके से वोटिंग करनी है ये भी उनको समझाना है। पन्ना प्रमुख यहाँ पर बना दिए गए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री खुद पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी निभा रहे थे। ऐसे में अगर चुनाव बहिष्कार होता है तो फिर ये जो बड़ा प्लानिंग था या बड़ा कैंपेनिंग था उसका क्या? इस बार हर एक सीट पर 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने का लक्ष्य भी रखा, और हर एक मंच से भाजपा ये कहती हुई दिखाई दी कि 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतेंगे। लेकिन जब मतदान ज्यादा होगा तो तभी 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने में भाजपा सफल होगी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव बहिष्कार हो या फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो मत प्रतिशत अगर घटता है, हालांकि फाइनल पोल नहीं आया है, तो जो मत प्रतिशत घटेगा उससे ये भी एक चीज है। दूसरा जो ये कहा गया कि इस बार 2019 का जो मत प्रतिशत रहा उससे इस बार इसको 75% तक पहुंचाएंगे, वो फिलहाल 3 बजे तक के उसमें नहीं दिखाई देता। खैर एक आंकड़े पर एक थोड़ा कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अल्मोड़ा सीट की, तो अल्मोड़ा सीट पर 3 बजे तक सबसे कम पोलिंग हुई, 38.43%। इसके पीछे की वजह ये मानी जा सकती है कि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ के इलाके में ये कम वोटिंग हुई, क्योंकि मैदानी इलाके में अच्छी वोटिंग हम देखें तो जो हरिद्वार सीट है और जो नैनीताल, क्योंकि नैनीताल का अधिकतर इलाका मैदानी है, उसमें तकरीबन 50-50% दोनों में वोटिंग हुई है। लेकिन गढ़वाल सीट पहाड़ी सीट है, जो पौड़ी गढ़वाल वाली सीट है, उसमें अगर देखें तो 44% से अधिक वोटिंग हुई है। इसका एक मतलब है, इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि जिस पौड़ी सीट पर ये कह रहे थे कि यहाँ पर एक अच्छी फाइट है दोनों कैंडिडेट के बीच, भाजपा और कांग्रेस के बीच, उस फाइट में अगर ज्यादा मतदान वहां पर होता है तो ये माना जा सकता है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंचे हैं। अब वो किसकी तरफ बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंचे हैं वो एक देखने वाली बात होगी, उसके लिए तो इंतजार 4 जून का ही होगा। लेकिन इसमें मत प्रतिशत गढ़वाल के इसमें बहुत दूर दराज के इलाके भी आते हैं, बहुत दूर दराज पैदल जाकर भी लोगों को वोटिंग करनी पड़ी होगी, लेकिन फिर भी इसका मत प्रतिशत 3 बजे तक के आंकड़े पर अगर गौर करें तो ज्यादा है, यानी कि अच्छा मत प्रतिशत हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर मतदान किया है। अब ये मतदान किसके प्रति हुआ है ये तो देखने वाली बात आपको रोकेंगे रवि जी, यहाँ पे बड़ी खबर है। और उत्तराखंड में 5 बजे तक 53.56% मतदान हुआ है, यानी कि कुल प्रतिशत 53% है। नैनीताल लोकसभा की बात की जाए 59.36% मतदान हुआ है, और टिहरी लोकसभा में 51.01% मतदान किया गया है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा वोटिंग हुई है। गढ़वाल लोकसभा में 48.79% मतदान हुआ है। इसी के साथ अल्मोड़ा लोकसभा में 44.43% मतदान हुआ है। तो हरिद्वार लोकसभा सीट की बात की जाए 59.01% मतदान हुआ है। ये मतदान का आंकड़ा है। उत्तराखंड में 5 बजे तक इतना मतदान हुआ है। 53.56% कुल मतदान जो है 5 बजे तक उत्तराखंड में हुआ है। राजेंद्र बिष्ट जी, 53% वोट आपने जिस तरह से कहा 55 से 58% से ऊपर नहीं जाएगा, 55 से भी कम ये वोटिंग परसेंटेज नहीं। देखिए अभी क्या है ना कि कुछ सर्विस वोटर जो हैं, जो वैलिड वोटर्स हैं, अभी वो भी इंक्लूड होंगे, और करीबन 84 लाख वोटर्स हैं। तो हम ये कहते हैं करीबन 84 लाख में अगर कहीं 80-90 हज़ार वोटर टोटल 1 लाख हैं, तो वो करीबन प्रतिशत मैं कहता हूँ 55 के आसपास ही रहेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नाकामी है, हमारे उत्तरांचल के लिए, उत्तराखंड के लिए, क्योंकि वोट परसेंटेज का गिरना अपने आप में दिखाता है कि वोटर इस समय उनका मूड नहीं है वोट देने का, और क्यों नहीं है उसके अपने कारण हो सकते हैं, तो उनको हमें समझना पड़ेगा। हम
चूज़ तो कर रहे हैं। अब देखिए जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा उसमें पता लगेगा। लेकिन जो अभी वोटिंग परसेंटेज आ रहा है तो आप इसमें देखें कि हरिद्वार में और नैनीताल में वोटिंग परसेंटेज 60 के आसपास हुई है। तो उसका क्लियर कट है जब वोटिंग परसेंटेज कहीं अच्छी होती है। हम देखिए 60% बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, करीबन 70-75% बहुत। आप ये देखिए ईस्टर्न इंडिया में जो है कुछ जगह तो त्रिपुरा वगैरह में तो 75-80%, 90% तक वोटिंग होती है। तो ये ट्रेंड ये दिखाता है कि सिर्फ 2 ही सीट ऐसी हैं, नैनीताल और हरिद्वार, जहाँ पे एक क्लियर कट ट्रेंड इमर्ज होके आ रहा है। और हरिद्वार में प्रत्याशी भी बहुत ज़्यादा थे, तो हो सकता है उन्होंने भी मत प्रतिशत बढ़ाया हो। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आप ये देखिए कि गढ़वाल है, टिहरी है, अल्मोड़ा है, इन सीटों पे तो बहुत ही कम मतदान हुआ है। अगर ये मतदान कम हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है जो वोटर्स है वो जो है पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता इस लोकसभा चुनाव में। तो इसके हमें कारण ढूंढने पड़ेंगे। और ये प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए स्पेशली जो है ये खराब चीज़ है। प्रजातंत्र में तो चलता था, लेकिन अब लोकतंत्र के लिए ये जो अजीब सी बात हो रही है, तो हमें कहीं ना कहीं इसमें इलेक्शन कमीशन को, सारे लोगों को इसमें देखना पड़ेगा। इवन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी दलों की भी है। उन्होंने जो है कैंपेनिंग उनकी प्रॉपर तरह से नहीं हो पाई, उन्होंने मोटिवेट नहीं करा। तो ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बारे में। राजेंद्र जी, शॉर्ट पे आपसे यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर समझना चाहूँगी कि जिस तरह से इस बार बीजेपी की तरफ से जो भी चुनाव प्रचार हुए थे, उन्होंने इस बार के यूथ को साधने की बहुत कोशिश करी थी। और इस बार का अगर हम परसेंटेज की बात करें बजाय पिछली बार के 2019 के चुनाव के, तो वो कम जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस बार का यूथ है, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा उत्तराखंड में हमेशा से रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आंकलन कर सकते हैं कि जो बेरोजगारी का मुद्दा, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, उसके चलते ये जो परसेंटेज है वो कम हुई है, यूथ खुल करके सामने नहीं आया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आपकी सुप्रिया जी, कि लगता है कहीं ना कहीं जो है यूथ ने वोट कम दिया है। पहली चीज हो सकता है इसका कारण ये भी हो कि जो लोग मतलब इसके बाद आप कोविड के बाद, जब 21 के बाद ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गए, तो यहाँ के काफ़ी लोग जो है काम करने बाहर जाते हैं। तो हो सकता है वो जो बाहर चले गए वो वापस ना आए, जो माइग्रेशन यहाँ से हुआ है, तो वोटिंग परसेंटेज उसमें भी कम मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो है यूथ जो है यहाँ का बाहर जाता है काम करने के लिए। तो वो कारण भी हो सकता है इसका। बट ये हम हर बूथ में ये देख रहे थे कि सिर्फ महिलाएं और बुजुर्ग जो थोड़ा सा अधेड़ किस्म के लोग हैं वही जो है लोग नजर आए लाइनों में, यूथ कहीं ना कहीं गायब रहा। तो चलिए शॉर्ट में कवर कर लेते हैं। दीपक जी, क्या लगता है क्यों ये परसेंटेज जो है वो लो गई है? आपका क्या कुछ कहना है शॉर्ट में? देखिए, अगर परसेंटेज इतना कम रहा है बृहस्पति 2019 के, तो निश्चित रूप से यहाँ की जो जनता है वो नीरस का भाव उत्पन्न कर रही है, उनके अंदर मन में है। वो इस लोग उत्तराखंड जो हमारा लोकतंत्र का पर्व है उसमें अपने आप को सम्मिलित नहीं करना चाह रही। और ये एक बहुत बड़ी विफलता है वर्तमान सरकार की कि वो इतने सारे प्रचार प्रसार करने के बाद भी लोगों के अंदर ये भावना उत्पन्न नहीं कर पाई कि इस लोकतंत्र के पर्व में उनको सम्मिलित होना चाहिए। और अगर इस तरीके की घटनाएं हैं तो ये प्रदेश के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल। सुजाता जी, शॉर्ट में आपसे फाइनल कमेंट चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है तो इसकी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। 2019 में पुलवामा के नाम पर वोट मांगे थे और हम सेना बाहुल्य क्षेत्र है, हमारे घर घर से सेना में कोई ना कोई जाता है, इस वजह से लोगों ने वोट दिया था भाजपा को, वरना भाजपा का सुपड़ा वहां पे ही साफ हो जाता। आज मोदी जी किस हद तक पहुंच गए हैं और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक कंप्लेंट भी दी है कि धर्म का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी पोस्ट कर रही है सोशल मीडिया पे और वोट मांग रही है। धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं वो अधर्मी जिन्हें राम भगवान की भी इज्जत नहीं करनी आती, जो राम भगवान का भी सम्मान नहीं करते हैं, और शंकराचार्य जी बता चुके हैं। और ये कितने दुख की बात है कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि पिछली बार राष्ट्रवाद के नाम पर, इस बार धर्म के नाम पर, इस लेवल पर वो इस स्टेज पे आ रहे हैं। अगर इन्होंने भुनाने की कोशिश करी धर्म का मामला, वो काम नहीं किया, लेकिन आज भी बेरोजगारी का बम और महंगाई का वो जो बना रहा है बम, वो उड़ाएगा इनको। बिल्कुल। और राजेंद्र बिजी, बहुत शॉर्ट में फैन कमेंट से। बस मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से जो है उत्तराखंड में आज वोट हुआ है उसमें जो है यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के तो भाग नहीं लिया। मैं चाहता हूँ आने वाले समय पे ये लोग अपने लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए वोट करें और
यहाँ के नेताओं को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, किस तरह से जो है हम वोटर्स को इस तरह से जो है सजग करें कि वो आके वोट करें। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और रवि जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो और सुप्रिया, जिस तरीके से 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो लगातार ये कहते हैं कि इस बार पोलिंग तो हुई, लेकिन पिछले बार के कंपैरिजन बहुत कम, जो सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती अब बन गया। बिल्कुल, और जिस तरह से तमाम जो दिग्गज नेता हैं उत्तराखंड की भूमि में आ रहे थे, तमाम अपीलें वो यहाँ पर कर रहे थे जनता से, लगता है कि उनकी जो अपीलें हैं वो जनता तक नहीं गई हैं, और इसी के साथ जनता की जो तमाम मुद्दे थे उनको जो प्रेजेंट सरकार है वो सेटिस्फाई नहीं की है, जिसके चलते जो बहिष्कार का गुस्सा है वो अब जनता अपने मौके पे दिखा रही है। बिल्कुल, यानी कि अब जितने भी प्रत्याशी थे 55 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मत पेटियों में कैद हो चुका है। बैलेट काउंटिंग भी होगी, अब देखना ये होगा 4 जून को यहाँ पर नतीजे आएंगे, वो क्या कहते हैं और किसके पक्ष में यहाँ पर माहौल बनता है। बहरहाल इस खास पेशकश में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।